इस वीडियो में आपको 3 स्टोरीज देखने को मिलेंगी जो कि डायरेक्टर ने एक अलग ही तरह की सोच रखकर बनाई हैं। उम्मीद है कि आपको देखने में भी बहुत मजा आएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस रख के इस वीडियो को देखना है ताकि आप स्टोरीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट स्टोरी के स्टार्ट में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि पिछले 13 साल से प्रेग्नेंट होती है। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद उसका बेबी उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और उसका बेबी उसके पेट के अंदर ही ग्रोथ करता रहता है। फिर हम एक घर में एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं। वहाँ पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि इसका हस्बैंड होता है और उसका नाम टाय है। टाय दूसरे सिटी में जाना चाह रहा होता है। यही बात वो अपनी वाइफ को बताता है। उसकी बीवी ये सुनकर रोने लगती है और उसे जाने से रोकती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इस कंडीशन में आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे के पैदा होते वक्त इसका बाप इसके पास हो, इसलिए खुदा के लिए मत जाएं। वो औरत बहुत रोती है लेकिन उसका हस्बैंड जाने का इरादा कर चुका होता है। वो रुकने को तैयार नहीं होता। वो अपनी बीवी से प्रॉमिस करता है कि मैं अपने बच्चे के पैदा होने से पहले वापस आ जाऊंगा और जाने से पहले वो अपनी बीवी को एक शीशे का जार देता है जिसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं और ये मेडिसिन बच्चे को पैदा होने से रोकने के लिए थी। अब उसका हस्बैंड जाने लगता है तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि ये मेडिसिन तुमने रूटीन के साथ खानी है और ये इतनी ज्यादा है कि तुम कई साल तक आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकती हो। इसके बाद वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब वो औरत बड़ी बेचैनी के साथ अपने हस्बैंड के आने का इंतजार करने लगती है और उसकी एडवाइस के मुताबिक मेडिसिन टाइम टू टाइम खाने लगती है और ऐसा करते करते 13 साल का अरसा गुजर जाता है पर उसका हस्बैंड वापस नहीं आता। मेडिसिन का जार भी खाली हो चुका होता है और उस औरत की कंडीशन बहुत ही भयानक हो चुकी होती है। उसके घर की हालत भी देखने के लायक नहीं रहती और जो बच्चा उसके पेट में है वो भी काफी बड़ा हो चुका है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ से बातें भी करने लगा है। पेट के अंदर ही वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी माँ ये भी जानती है कि वो एक लड़की है। क्योंकि वो बच्चा इसके पेट के अंदर ही 13 साल का हो चुका होता है, इसलिए उस औरत का पेट बहुत बड़ा हो चुका होता है। अब वो चल भी नहीं सकती थी और घर में कहीं जाने के लिए उसे अब रेंग कर जाना पड़ता था। उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी होती है कि जैसे वो 13 साल से नहाई भी नहीं है। एक दिन इसे अपने घर के बाहर से आवाज आती है। उसे लगता है कि जैसे उसका हस्बैंड आ गया है, इसलिए वो रेंगती हुई घर के बाहर जाती है। वो अपने हस्बैंड को आवाज भी देती है पर जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि एक बिल्ली होती है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो इस बिल्ली को पकड़ती है और इसे मार डालती है। एक दिन ये अपने पेट में मौजूद अपनी बच्ची से बातें कर रही होती है, तभी वो बच्ची इसको बोलती है कि आप मुझे कब पैदा करेंगी। ये सुनकर उसकी माँ सोचने लगती है कि अगर मैंने इसको पैदा कर दिया तो कल को ये भी अपनी बाप की तरह कहीं मुझे छोड़ कर न चली जाए और मैं फिर से अकेली रह जाऊं। इसी डर की वजह से वो उसे पैदा नहीं कर रही थी। वो बच्ची पेट में अपने माँ की दर्द और तकलीफ को हर तरह से फील कर सकती थी, इसीलिए वो अपनी माँ को अब रेस्ट करने का बोलती है। यहाँ इसकी माँ इससे प्रॉमिस करती है कि जब तुम्हारे फादर वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हें पैदा कर लूंगी। इसी रात वो अपने बड़े पेट की वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है और उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो इस दर्द और तकलीफ के होने के बावजूद वो दवाइयों के उस जार तक पहुंचने की कोशिश करती है। शीशे की बोतल तक पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल खाली हो चुका है, इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं बची। उसकी बच्ची पेट में उसके दर्द को फील कर रही होती है, इसीलिए वो अपनी माँ को कहती है कि माँ मुझे बाहर आने दो। तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। जो ही वो बच्ची बाहर आने लगती है, क्योंकि वो 13 साल की थी, इसीलिए उसकी माँ का पेट स्ट्रेच होने लगता है। इस दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मर जाती है। ये देखकर वो बच्ची अपने माँ के शरीर को ही अपना लेती है, यानी कि वो एक सूट की तरह अपनी बॉडी पे उसे पहन लेती है और जो उसकी माँ के बॉडी पार्ट्स बच जाते हैं उनको जमीन में दफन कर देती है। अब वो अपनी बॉडी और अपने पूरे घर को अच्छे से साफ करती है। वो अपनी लाइफ को नॉर्मल अंदाज में जीने लगती है। एक मॉर्निंग वो घर पर चाय बना रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी माँ का हस्बैंड है, यानी कि उसका फादर। वो वापस घर आ गया था। अभी उससे पूछती है कि वो इतने साल से कहाँ पर था। टाई बिल्कुल खामोश होता है, वो इससे कोई बात नहीं करता।
क्योंकि उसने अपनी माँ की स्किन को अपनी बॉडी पे पहन रखा होता है, इसीलिए वो अपनी माँ जैसी दिखती है। उसे ख्याल आता है कि टाई उससे जरूर पूछेगा कि तुम्हारा पेट इतना छोटा कैसे हो गया। वो यही सोच रही होती है, तभी टाई उससे अपने बच्चे के बारे में पूछता है। वो बहाना बनाती है और उसे कहती है कि हमने अपने बच्चे को खो दिया है। ये जानकर टाई को कोई भी तकलीफ नहीं होती और ना ही वो इससे कोई हमदर्दी जताता है। टाई इससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम दूसरे बच्चे के लिए फिर से ट्राई करेंगे। ये उसे कहती है कि मैं फिर से उस तकलीफ और दर्द से नहीं गुजरना चाहती। इस सब के बावजूद भी वो टाई को नहीं रोक पाती। अब हम दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं जिसका नाम पिगी है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। वो एक गांव में एक पूल के पास जाती है और उसमें स्विमिंग करने का इरादा करती है। वहां पर पूल के करीब एक व्हाइट कलर की वैन भी खड़ी होती है, जिसका मतलब था कि पूल के करीब इसके अलावा भी कोई है, पर इसका ध्यान इन बातों की तरफ नहीं जाता। अब वो वॉशरूम जाती है, चेंज कर वापस बाहर पूल के करीब आती है। सारा को पूल के करीब काफी डिफरेंट चीजें बिखरी हुई दिखती हैं, जिनमें कुछ टूटे हुए कांच, ग्लासेस, सेलफोन, इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि वो काफी थकी हुई होती है और रिलैक्स फील करना चाहती है, इसलिए उसका ध्यान इन चीजों पर नहीं जाता। जो ही सारा पूल में उतरने लगती है तो पानी के अंदर से एक शख्स बाहर आता है। ये देखकर सारा पूल में जाने से रुक जाती है। इसी दौरान वहाँ पर 3 और लड़कियां आती हैं। वो सारा के पास आकर इसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि कितनी मोटी है, इसका पेट सांड की तरह लटका हुआ है, इस तरह की बातें कहने लगती हैं। सारा इन लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं देती और वापस पूल में जंप लगा देती है। वो आदमी पूल से बाहर चला जाता है। अब हम पूल में एक बंधे हुए शख्स को देखते हैं जिसका गला भी घोंटा गया होता है, बट सारा उसे नहीं देख पाती। और जब वो पानी में डुबकी लगाकर बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी लड़की मौजूद नहीं है। ये सब देखकर उसको थोड़ी तसल्ली होती है। इसी दौरान वो लड़कियां पीछे से आकर एक डंडे के साथ लगे हुए कपड़े की मदद से उसके मुंह को कवर कर देती हैं। सारा इस जाल से निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती। इसी दौरान सारा की नजर इन 3 लड़कियों में से एक पे पड़ती है जो कि सारा की बेस्ट फ्रेंड थी और उसका नाम क्लाउडिया था। सारा उसे अपनी हेल्प करने का बोलती है, लेकिन क्लाउडिया उसकी हेल्प नहीं करती। सारा को अच्छा खासा तंग करने के बाद क्लाउडिया उसके कपड़े उठाती है और वो सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बेचारी पूल से बाहर आती है और बिना कपड़ों के ही एक सड़क के ऊपर चलने लगती है। वहीं पर कार में कुछ लड़के आते हैं और सारा को बिना कपड़ों के देखकर इसे परेशान करने लगते हैं। सारा इन लड़कों से बड़ी ही मुश्किल से जान बचाकर घर जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाती है। दूसरे रास्ते से वो घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे वही वैन दिखती है जो पूल के पास खड़ी थी। वो इग्नोर करती है और वहां से जाने लगती है। अब वही शख्स जो पूल में था झाड़ियों से निकलता है। उसके कंधे के ऊपर एक बड़ा बैग होता है जिसे देखकर लग रहा था कि उस पे किसी इंसान की डेड बॉडी है। अब वो शख्स सारा के पास से गुजरता है और थोड़ा सा आगे जाकर वो अपनी गाड़ी को रोक देता है। सारा घबराकर रुक जाती है और वो देखती है ये तो वही आदमी है जिसे मैंने पूल में देखा था। अभी सारा ये सोच ही रही होती है कि ये इंसान बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहा है। इसी दौरान वो देखती है कि एक लड़की जो बहुत ही ज्यादा घायल होती है वो गाड़ी में से सारा को अपनी हेल्प करने का कह रही है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सारा की फ्रेंड क्लाउडिया होती है। अब वो शख्स गाड़ी में से सारा के कपड़ों के बैग को बाहर फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। सारा क्लाउडिया की हेल्प नहीं करती क्योंकि जब सारा को उसकी हेल्प चाहिए थी तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी। सारा बैग उठाती है और कपड़े पहनती है और हैंड फ्री अपने कानों में लगाकर अपने मोबाइल पर एक अच्छा सा सॉन्ग लगाती है और मजे से अपने घर की तरफ चल पड़ती है। तो फ्रेंड्स, थर्ड स्टोरी जिसका नाम है ट्रू स्ट्रेंजर्स हु मीट 5 टाइम। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम एलेस्टर होता है। एलेस्टर पैसे निकलवाने एटीएम मशीन पर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि एक बंदा ऑलरेडी वहाँ पर पैसे निकाल रहा था और इस आदमी का नाम समीर होता है। समीर पैसे निकालने में काफी टाइम लगा देता है। एलेस्टर जल्दी में होता है इसलिए उसे समीर पर गुस्सा आ जाता है और वो इसे बुरा भला कहने लगता है। पैसे निकालने के बाद अजीज एलेस्टर के पास रुकता है और उसे कहता है कि तुम सब्र नहीं कर सकते, जिस पे एलेस्टर को और गुस्सा आता है और वो ऊंची आवाज में इसके साथ बात करने लगता है। समीर लड़ना नहीं चाहता था इसीलिए वो वहां से चुप करके चला जाता है। फर्स्ट टाइम ये दोनों बचपन में मिले होते हैं और आज का इनका मिलना दूसरी बार था। थर्ड टाइम जब ये मिलते हैं तब एलेस्टर एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उस कंपनी का ऑनर कोई और नहीं बल्कि समीर ही होता है। एलेस्टर अपना इंटरव्यू अच्छे से देता है, जिस पर इंटरव्यू लेने वाला शख्स एलेस्टर को इस कंपनी के ऑनर से मिलने का कहता है। एलेस्टर अब कंपनी के ऑनर से मिलने का वेट कर रहा होता है। अब एलेस्टर उसके ऑफिस में जाता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं। ये इंटरव्यू वाकई के काफी टाइम बाद था, इसलिए दोनों को सही से याद नहीं था कि वो पहले कहीं मिले हैं। समीर को थोड़ा शक होता है और वो उससे पूछता है कि क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं।
जिस पे एलेस्टर कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इसी कन्वर्सेशन के दौरान समीर याद कर रहा होता है कि हम कहाँ मिले थे। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही शख्स है जिसने मेरी इंसल्ट की थी। अब समीर के चेहरे पर स्माइल की बजाय गुस्सा था। वो एलेस्टर को काम नहीं देता और वहाँ से जाने को बोलता है। कुछ साल गुजर जाने के बाद ये दोनों फिर से एक बार में मिलते हैं। तब एलेस्टर इतनी बुरी कंडीशन में होता है कि ना उसके पास रहने के लिए घर होता है और न खाने के लिए पैसे। और दूसरी तरफ समीर को एलेस्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो एलेस्टर को भूल चुका होता है। एलेस्टर बाहर बेंच पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर समीर आता है। एलेस्टर समीर को पहचान लेता है। वो समीर से कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कैसे जॉब से निकाला था, लेकिन समीर उसे कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। समीर को एलेस्टर की इस कंडीशन पर बहुत तरस आता है। वो एलेस्टर को थोड़ी देर में वापस आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। समीर एक एटीएम पर जाता है, कुछ पैसे निकलवाता है और वापस एलेस्टर के पास आता है और वो पैसे एलेस्टर को दे देता है। समीर का एलेस्टर को हेल्प करना एलेस्टर के दिल को छू लेता है। वो समीर से पैसे ले लेता है और रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। अब हम आपको इन दोनों के बचपन का वो सीन दिखाते हैं जब ये दोनों पहली बार मिले थे। ये दोनों एक बीच पर रेत के साथ खेल रहे होते हैं और उसके घर बना रहे होते हैं। वहाँ पर समीर एलेस्टर को बाल्टी में डालने का कहता है। ये दोनों खेल रहे होते हैं, तभी एलेस्टर की मदर वहाँ पर आ जाती है और एलेस्टर को वहाँ से ले जाती है। पांचवी बार वो तब मिलते हैं जब वो दोनों बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, खास तौर पर समीर। वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि बोल भी नहीं पा रहा था। समीर एक ओल्ड होम में होता है जहाँ पर एलेस्टर सफाई सुथराई का काम करता है। एक दिन एलेस्टर समीर के कमरे में चला जाता है और एलेस्टर समीर को बोलता है कि मैं आपकी अच्छे से केयर करूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। समीर एलेस्टर की बात से बहुत खुश होता है और वो वापस से बैठकर गपशप लगाने लगते हैं। एलेस्टर इसी दौरान समीर को बोलता है कि क्या हम दोनों पहले भी कभी मिल चुके हैं। समीर थोड़ी देर चुप रहने के बाद आहिस्ता से बोलता है कि हाँ, हम मिल चुके हैं। यहीं पर ये तीनों स्टोरीज एंड होती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स।